कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि कुछ लोगों के पास एक अलग ही टैलेंट होता है, ऐसा म्यूजिक बनाने की ताकत जो सिर्फ जिंदा इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजान चीजों को भी महसूस हो सके। ये म्यूजिक वक्त की दीवारों को तोड़ देता है, पास्ट और फ्यूचर दोनों के लोगों पर एक साथ असर करता है। ऐसा म्यूजिक आत्मा को भी हील कर सकता है, लेकिन इसी म्यूजिक की गूंज कभी कभी शैतान को भी बुलावा दे देती है। अब कहानी जाती है साल 1932 में। एक आदमी खून से लथपथ एक कार में आता हुआ दिखता है। उसका नाम सैम होता है। उसके हाथ में एक टूटा हुआ गिटार होता है। वो कार से उतरकर लड़खड़ाते हुए एक चर्च की तरफ बढ़ता है। वहाँ उसके पिता होते हैं जो चर्च के फादर होते हैं। वो सैम से कहते हैं, बेटा मेरे पास आ जाओ, गॉड तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। वो सैम से प्रॉमिस करने को कहते हैं कि अब वो सब गलत काम छोड़ दे, उन रास्तों से दूर रहे जहाँ झूठ और पाप है, और सबसे पहले वो उस गिटार को छोड़ दे। सैम रो रहा होता है, गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। लगता है जैसे उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ हो। उसके पिता बार बार कहते हैं गिटार जमीन पर रख दो, लेकिन सैम चाहकर भी उस गिटार को नहीं छोड़ पाता। यहीं से कहानी एक दिन पीछे चली जाती है, उसी दिन जहां से इस खून खराबे की शुरुआत हुई थी। दो जुड़वा भाई स्मोक और स्टैक एक आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं। उसका नाम हॉगवुड होता है। वो एक जगह खरीदने आए होते हैं जहाँ वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जगह देखने के बाद वो हॉगवुड को मोटी रकम देते हैं और जमीन खरीद लेते हैं। साथ ही एक सख्त वार्निंग भी देते हैं, अब ये जगह हमारी है, अगर तुम या तुम्हारा कोई आदमी यहाँ दिखा तो जान से मार दिया जाएगा। हमें अपने काम में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। पैसा मिलते ही हॉगवुड खुशी खुशी मान जाता है। उधर सैम अपने रोज के कामों में लगा होता है। खेत से काम करके वापस आता है। वो एक बहुत ही अच्छा बेटा होता है। माँ से इज्जत से बात करता है, पिता के काम में हाथ बटाता है। फिर वो अपना गिटार उठाता है और निकलने लगता है। उसके पिता पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। सैम कहता है कि वो गिटार बजाने जा रहा है क्योंकि म्यूजिक उसकी जान है। ये बात उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे समझाते हैं कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन बुरी तरह फंसेगा। इसी दौरान स्मोक और स्टैक वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सैम के कजिन होते हैं। दोनों सैम को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसके पिता को भरोसा दिलाते हैं कि वो सैम को सही सलामत वापस छोड़ देंगे। कुछ दूर जाकर वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। झाड़ियों के बीच एक और गाड़ी खड़ी होती है जिसमें ढेर सारी शराब होती है। स्मोक वो गाड़ी लेकर अलग रास्ते पर निकल जाता है। उधर स्टैक सैम के साथ दूसरी गाड़ी में आगे बढ़ता है। आज वो दोनों एक नया नाइट क्लब खोलने वाले हैं। काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दोनों अलग अलग जाकर सब कुछ जल्दी निपटाने का फैसला करते हैं। स्मोक सीधा अपने दोस्त चाओ के पास जाता है। वो उसकी वाइफ और उसकी बेटी से भी मिलता है और बताता है कि वो एक नाइट क्लब स्टार्ट करने वाला है। अगर चाओ तुरंत उसके साथ चले तो वो उसे अच्छे पैसे देगा। वो बिना सोचे समझे मान जाता है। स्मोक उसे क्लब के साइन बोर्ड और पेंटिंग के एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। उधर स्टैक सैम के साथ सफर कर रहा होता है और स्मोक की तरह वो भी लोगों को नाइट क्लब की ओपनिंग के लिए इकट्ठा कर रहा होता है। आगे चलकर वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है। उसका नाम स्लिम होता है। वो म्यूजिक का बहुत बड़ा शौकीन होता है। स्टैक उसे क्लब में गाना गाने के लिए मना लेता है। इसके बाद स्टैक सैम और स्लिम को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता है और अपने नाइट क्लब की मार्केटिंग करता है और कहता है कि आज रात क्लब में म्यूजिक होगा, लोग नाचेंगे, शराब चलेगी और पूरी रात जश्न होगा। जो भी मजे करना चाहता है आ सकता है। वहीं सैम की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम पर्लिन होता है। सैम उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है और उसे भी क्लब की ओपनिंग के लिए इनवाइट कर देता है। इसके बाद स्टैक सैम और स्लिम को गाड़ी में बिठाकर आगे बढ़ता है। रास्ते में वो खेतों में काम कर रहे एक आदमी से मिलता है जिसका नाम कॉर्न ब्रीड होता है। स्टैक उसे भी रात के लिए काम करने का ऑफर देता है, साथ ही ढेर सारे पैसे भी। इतनी बड़ी रकम देखकर कॉर्न ब्रीड तुरंत मान जाता है। अब कहानी वापस स्मोक के पास आती है। वो एक ऐसी औरत के पास जाता है जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एनी यानी उसकी पत्नी। दोनों अब साथ नहीं रहते क्योंकि उनका एक बच्चा पैदा होते ही एक अनहोनी घटना में मर गया था। इसी गम ने उनके रिश्ते में ऐसी दरार डाल दी जो कभी भर नहीं पाई। स्मोक एनी से मदद मांगता है और बताता है कि वो एक नाइट क्लब खोल रहा है। एनी पहले मना कर देती है। वो कहती है कि स्मोक का पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ होता है। लोगों के खून से कमाया गया पैसा कभी टिकता नहीं और ना ही जिंदगी में खुशी देता है। स्मोक इसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि पैसा से पैसा होता है। इस दुनिया में ना सही होता है, ना गलत होता है, ना भगवान है, ना शैतान। सिर्फ पैसा चलता है और पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। एनी इस बात से पूरी तरह असहमत होती है। वो कहती है कि अगर ये सब झूठ होता तो स्मोक आर्मी में इतनी लड़ाइयों के बाद भी जिंदा नहीं होता, वो भी बिना किसी खरोंच के। ये सब सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसके पास एनी का दिया हुआ ताबीज है। असल में एनी को भूत प्रेत और झाड़ फूंक पर गहरा विश्वास होता है।
इसके बाद दोनों के बीच बातें होती हैं, पुराने जज्बात वापस आते हैं और धीरे धीरे रोमांस भी उभर कर सामने आता है। आखिरकार एक वक्त आता है जब एनी पिघल जाती है और स्मोक के साथ चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद सभी लोग तैयार होते हैं, स्मोक, एनी, चाओ, उसकी वाइफ, सैम, स्लिम, कॉर्नब्रीड और स्टैक नाइट क्लब की ओपनिंग के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। रात हो चुकी होती है और नाइट क्लब अपने पूरे शबाब पर होता है। क्लब स्टैक और स्मोक का होता है, जहाँ म्यूजिक, ड्रिंक्स का जबरदस्त इंतजाम होता है। अंदर लोग खुलकर एंजॉय कर रहे होते हैं, हंसना, नाचना, गाना सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद परलीन भी क्लब पहुंच जाती है। उसे देखकर सैम का चेहरा खिल उठता है। एंट्री गेट पर कॉर्नब्रीड खड़ा होता है। उसका काम सिर्फ ब्लैक लोगों को एंट्री देना होता है, क्योंकि ये क्लब सिर्फ उनके लिए ही होता है। तभी अचानक एक लड़की एंट्री गेट पर आती है। वो वाइट होती है और उसका नाम मैरी होता है। वो स्टैक की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। कॉर्नब्रीड उसे पहचान लेता है और पुरानी जान पहचान की वजह से उसे भी एंट्री दे देता है। फिर स्लिम स्टेज पर आता है और सैम को ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि सैम एक लाजवाब म्यूजिशियन है और अब सबके सामने परफॉर्म करेगा। सैम अपना गिटार उठाता है और अपनी आवाज का जादू चलाना शुरू कर देता है। उसका गाना उसकी जिंदगी की कहानी बयां करता है। धीरे धीरे उसका म्यूजिक लोगों को मदहोश कर देता है। हर कोई उस सुर में खो जाता है। अजीब बात ये होती है कि क्लब में कुछ ऐसे लोग भी म्यूजिक को महसूस करते हैं जो उस जमाने के नहीं लगते, जैसे वक्त की हदों को तोड़ कर आए हों। सैम खुद अपनी दुनिया में खो जाता है। वो एक ट्रू म्यूजिशियन होता है जिसका म्यूजिक पास्ट और प्रेजेंट दोनों को छू लेता है। फिर यही म्यूजिक कई मील दूर तक पहुंचता है, एक शैतान तक। उस शैतान का नाम रिमिक होता है। सदियों की तलाश उसकी आज खत्म होने वाली होती है। सैम पर आकर रिमिक अपने दो साथियों के साथ क्लब की एंट्री गेट पर पहुंचता है। तीनों वाइट होते हैं। जब वो कॉर्नब्रीड से अंदर आने की इजाजत मांगते हैं तो कॉर्नब्रीड मना कर देता है। वो अपने आप को बंजारा और म्यूजिक का शौकीन बताते हैं, लेकिन कॉर्नब्रीड नहीं मानता। स्मोक और बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और आखिर में स्मोक भी एंट्री से मना कर देता है। तब मैरी स्टैक से बात करती है। वो कहती है कि उन लोगों के पास पैसा है और वो म्यूजिक के दीवाने हैं। क्लब अभी नया है और पैसे की जरूरत भी है। मैरी ये भी कहती है कि वो खुद वाइट है, इसलिए वो बाहर जाकर उनसे बात करेगी। अगर सब कुछ ठीक लगेगा तो स्मोक को बता देगी। स्टैक को ये प्लान अच्छा लगता है। मैरी बाहर जाकर रेमिक और उनके साथियों से बात करती है। बात के दौरान रेमिक की आंखें अजीब तरीके से चमकने लगती हैं। मैरी को डर लगता है और वो तुरंत वापस मुड़ जाती है। एंट्री गेट पर आकर वो दोबारा कॉर्नब्रीड से अंदर आने की परमिशन मांगती है। कॉर्नब्रीड को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो ज्यादा सोचता नहीं और मैरी को अंदर आने देता है। अंदर आते ही मैरी का बिहेवियर बदल जाता है। उसमें अजीब सी एनर्जी होती है। वो कुछ ज्यादा ही खुश लगती है। जब स्टैक पूछता है कि क्या हुआ, मैरी उसके हाथ में 2 सोने के सिक्के रख देती है और कहती है कि उन लोगों के पास बहुत पैसा है, उन्हें अंदर आने देना चाहिए। फिर वो स्टैक को किस करती है और दोनों एक रूम में चले जाते हैं। उधर पार्टी अपनी पीक पर होती है और इधर स्टैक और मैरी पुराने दिनों की तरह रोमांस में खो जाते हैं। तभी अचानक मैरी के पीठ पर एक जख्म का निशान दिखाई देता है। कुछ देर बाद स्मोक स्टैक को ढूंढते हुए उस रूम तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक भयानक मंजर होता है। मैरी स्टैक पर हमला कर चुकी होती है। गुस्से और शौक में स्मोक बिना एक पल गवाए मैरी पर गोलियां चला देता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैरी दोबारा खड़ी हो जाती है, बिल्कुल जिंदा। वो हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है और धमकी देती है कि वो सबको जान से मार देगी। फिर स्मोक स्टैक की तरफ भागता है, लेकिन धीरे धीरे स्टैक उसके हाथों में दम तोड़ देता है। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्मोक पूरी तरह टूट जाता है। स्लिम क्लब में अनाउंसमेंट करता है कि आज की पार्टी यहीं खत्म होती है और सब लोगों को घर जाने के लिए कहता है। बाद में एनी स्मोक को समझाती है। वो कहती है कि स्टैक मर चुका है और मैरी इतनी गोलियां लगने के बाद भी जिंदा है। इसका मतलब वो इंसान नहीं है। चाओ और उसकी वाइफ फैसला करते हैं कि वो घर जाएंगे क्योंकि उनकी बेटी अकेली होगी। चाओ कार लेने बाहर चला जाता है। कॉर्नब्रीड भी बाथरूम के लिए बाहर चला जाता है। एनी रूम को लॉक कर देती है। सैम को चाबी देती है। क्लब में गम और सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक उस रूम से आवाज आती है, स्टैक की आवाज। वो दरवाजा खोलने को कहता है। सब डर जाते हैं, वो तो मर चुका है, फिर बोल कैसे सकता है। दरवाजा ना खोलने पर स्टैक दरवाजा तोड़ देता है। बाहर निकलते ही एनी उस पर गार्ली का पानी फेंक देती है। वो जलने लगता है और भाग जाता है। एनी को पूरा यकीन हो जाता है ये एक वेम्पायर है। एनी सबको वेम्पायर के बारे में बताती है कि उनकी आत्मा उनके शरीर में ही बंद रहती है और उनके पूर्वजों के पास नहीं जा पाती। उन्हें सिर्फ सनलाइट या दिल में लकड़ी से छेद करके मारा जा सकता है। सब लोग तैयारी करते हैं वेम्पायर्स से लड़ने की। उन्हें समझ आ जाता है कि वेम्पायर्स ने हमला क्यों किया। सैम की म्यूजिक की वजह
वजह से। उसका म्यूजिक इतना पावरफुल है कि वेम्पायर्स अपने पूर्वजों की आत्माओं को देख सकते हैं और उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तभी बाहर से म्यूजिक सुनाई देता है। बाहर मौजूद सब लोग वेम्पायर्स बन चुके होते हैं, कॉर्नब्रीड और चाओ भी। चाओ वापस आता है, लेकिन अब वो भी वेम्पायर होता है। वो अपनी वाइफ को बाहर आने को कहता है। बाकी लोग मना करते हैं और समझाते हैं कि अब वो इंसान नहीं रहा। तब रेमिक एक राज बताता है। जिस आदमी से उन्होंने क्लब खरीदा था वो सुबह आकर उन्हें मार देगा। अगर वो रेमिक के साथ चले जाएं तो कभी नहीं मरेंगे, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। रेमिक चाओ की वाइफ को धमकी देता है, अगर अंदर आने की परमिशन नहीं दी तो वो उसकी बेटी को मार देगा। अपनी बेटी के डर में चाओ की वाइफ टूट जाती है और बोल देती है तुम लोगों को अंदर आने की परमिशन है, और उनसे लड़ने का फैसला करती है। बाकी लोगों के पास भी लड़ने के अलावा अब कोई चारा नहीं होता। सभी लोग अपनी कमर कस लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वेम्पायर्स क्लब के अंदर घुस आते हैं और एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। सब लोग पूरी बहादुरी से उनका सामना करते हैं। काफी वेम्पायर्स को वो मार गिराने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच एनी एक वेम्पायर का शिकार बन जाती है। स्मोक एनी को वेम्पायर बनने नहीं देता और उसके दिल में लकड़ी का वार करके उसे मार देता है। इसके बाद वेम्पायर्स बाकी सब लोगों को भी घेर लेते हैं। स्लिम मारा जाता है और पर्लिन भी अपनी जान गंवा देती है। सैम किसी तरह वहाँ से कूदकर भाग जाता है। सैम भाग ही रहा होता है कि रेमिक पीछे से उस पर हमला कर देता है। रेमिक सैम को काटने ही वाला होता है। तभी गुस्से में सैम अपना गिटार उस पर दे मारता है। गिटार में लगी चांदी की प्लेट वेम्पायर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। रेमिक सर से चांदी की प्लेट निकालता है और दोबारा सैम को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी स्मोक पीछे से आ जाता है और लकड़ी का वार रेमिक के दिल में कर देता है। उसकी मौत वहीं शुरू हो जाती है। कुछ ही पल बाद सनराइज भी होता है और वहाँ मौजूद सारे वेम्पायर्स जलकर राख हो जाते हैं। रेमिक भी जलकर मर जाता है और जो सदियों से जिंदा था उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब सिर्फ स्मोक और सैम ही जिंदा बचते हैं। बाकी उनके सारे साथी मारे जा चुके होते हैं। स्मोक सैम से अलविदा कहता है और बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो अपनी जिंदगी में जरूर कुछ अच्छा करेगा। फिर वो सैम को घर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका एक काम अभी बाकी होता है। सैम कार में बैठकर अपने घर निकल जाता है। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी। वो अपना एक बॉक्स निकालता है जिसमें मिलिट्री से मिली हुई गन्स होती हैं। कुछ ही देर बाद हॉगवुड में कई आदमियों के साथ वापस आ जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो क्लब का गेट बंद होता है और वहाँ कोई नजर नहीं आता। अचानक पीछे से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। स्मोक उन सब पर टूट पड़ता है। हॉगवुड और उसके आदमियों को समझने का कुछ मौका नहीं मिलता। कई लोग वहीं मारे जाते हैं। इस फायरिंग में स्मोक को भी गोली लग जाती है, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं होता। स्मोक हॉगवुड के पास जाकर उससे एक सिगरेट मांगता है और फिर उसे गोलियों से भून डालता है। स्मोक खुद भी मौत के करीब होता है। जैसे जैसे वो आखिरी सांस लेता है उसे अपनी बीवी एनी और अपना छोटा बच्चा दिखाई देने लगता है और फिर वो दुनिया छोड़कर अपनी बीवी और बच्चे से जा मिलता है। इधर सैम चर्च में अपने पिता की बात नहीं मानता, गिटार छोड़ने से इनकार कर देता है क्योंकि म्यूजिक ही उसकी जिंदगी होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। 60 साल बाद 1992 में सैम अब बूढ़ा हो चुका होता है और दुनिया का एक मशहूर गिटारिस्ट बन चुका होता है। वो आज भी शोज करता है, म्यूजिक एंजॉय करता है और खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन सैम बार में बैठकर अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा होता है। तभी मैरी और स्टैक उससे मिलने आते हैं। असल में दोनों मरे नहीं होते, वो उस रात वहाँ से भाग निकलते हैं। कभी एक मौका ऐसा आया होता है जब स्मोक स्टैक को मार सकता था, लेकिन भाई समझकर वो उसे छोड़ देता है और कह देता है कि वो कभी सैम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जब सैम बूढ़ा हो चुका है, मैरी और स्टैक उसे पूछते हैं कि क्या वो भी वेम्पायर बनना चाहेगा ताकि उसकी तरह हमेशा जिंदा और जवान रह सके, लेकिन सैम मना कर देता है। वो कहता है कि जो जिंदगी वो जी रहा है वही उसके लिए सब कुछ है और वो इंसान की तरह मरना चाहता है। इसके बाद स्टैक सैम से एक गाने की रिक्वेस्ट करता है। सैम वही गाना गाता है जो उसने जवानी में कभी उसे सुनाया था। आज भी उसकी आवाज में वही जादू होता है। मैरी और स्टैक वहाँ से चले जाते हैं और सैम को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।